चैप्टर 2 है आखेट खाद्य संग्रह में भोजन उत्पाद तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उस खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसके देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसने चाचा ने उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इस कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे बिता दिया करते? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रह रहे थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते। ऐसा करने से कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वह भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोग ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह
के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थित नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्र, इन्हें हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इन चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इन कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिला चित्र है। इसमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफा व कदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? पुरस्थल, पुरस्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरस्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। पृष्ठ 12, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थरों से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरातात्विक काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पुरातात्विक मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में के दौरान घटी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इसके काल के पाषाण औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ क्या कहा जाता था? तो माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हिस्से और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इस नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमें कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं कि हम उस काल में इन्हें क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इनके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की
संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सके। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोग ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कुत्ता ही था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवर को अपना घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू क्यों बनाया गया? अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खादों के रूप में, उपहार के रूप में और भंडार के लिए। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, महीने या फिर कुछ साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने के लिए से लेकर फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोग ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोज संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? आपके जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल भी की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषियों और पशुपालन के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विकों को शुरुआती कृषिकों और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक
कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये स्थान कृषकों और पशुपालन की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिलने पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप में भिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर पुरातात्विक को कुछ पुरास्थलों को झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विकों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनका आधार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ार साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोगों बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ जब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इनके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसा बात नहीं है कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलंदरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष के इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उनसे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संग संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी
को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहड़गढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये है चित्र। चैप्टर 2 यहाँ कंप्लीट हुआ।